ठीक है। तो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। अच्छा, सर ने तो ये कहा था, मतलब मैंने तो ये कहा था कि जब सिग्नल पीरियोडिक होता है तो हम लोग फोरियर सीरीज इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक सिग्नल है तो उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। हाँ, तो ऐसा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है, और वो मखसूस पीरियोडिक सिग्नल्स हैं जैसे कि साइन सिग्नल और कोसाइन सिग्नल। अगर हमें उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो क्या किया जाए? आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। शायद हम लोगों ने ये कवर कर लिया था, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको जरा एक नज़र फिर देख लेते हैं। 4.2 है, चैप्टर नंबर 4 है। ये देखिए, हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल के लिए फार्मूला होता है कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है तो हम लोग कहते हैं कि वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, और ये उनके मैग्नीट्यूड है जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट्स, है ना। ये कहलाता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आप कहेंगे कि सर ये तो फोरियर सीरीज का फार्मूला है। यस, यू आर राइट, फोरियर सीरीज का फार्मूला, लेकिन ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। यानी जब हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो चाहे पीरियोडिक हो चाहे नॉन पीरियोडिक हो, होगा तो वो स्पेक्ट्रम, है ना। पीरियोडिक सिग्नल है तो हमने स्पेक्ट्रम निकालने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की वो फोरियर सीरीज की इस्तेमाल की। और अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो यकीनन हम वो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, वो टूल इस्तेमाल करेंगे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। अच्छा, ये हो गया जनाब फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है तो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगा? बहुत सारे इम्पल्सेस होंगे, बहुत सारे यूनिट इम्पल्सेस होंगे, जिनमें हर एक का कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, और ये मल्टीप्लाई 2 पाई से हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से 2 पाई कहाँ से आ गया? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। खैर, अभी मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारे इम्पल्सेस जरूर हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हर एक स्पेस्ड है के ओमेगा नॉट पर। के ओमेगा नॉट क्या है कि एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होती है पीरियोडिक सिग्नल में, और फिर उसके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे आई मीन इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हम लोग यहाँ पुट करते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे इम्पल्सेस मौजूद हैं, इनफाइनाइट इम्पल्सेस हैं, और हर एक का एम्पलीट्यूड जो है वो उसी कोफिशिएंट वाले फार्मूले से निकलता है, ए के से, जो हम फोरियर सीरीज में निकाला करते हैं। अभी भी बात कुछ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन अब बात क्लियर होने जा रही है। वो ये कि अगर इसको प्लॉट करें, जब हम ए के को प्लॉट करते हैं वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो असल में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है उसमें एक डिस्क्रीट किस्म का स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जिसमें एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, और फिर उसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, और हर एक के दरमियान फासला कितना होगा? 2 पाई का होगा। वो 2 पाई ये है। अब ये आया कहाँ से? तो ये आया यहाँ से। आइए एग्जाम्पल एक करते हैं, पहले समझ में आ जाएगी बात। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास सिग्नल है ये कोसाइन ओमेगा नॉट। अब ये है तो पीरियोडिक सिग्नल, हमें निकालना है इसका स्पेक्ट्रम। और इसका स्पेक्ट्रम क्यों निकालना है? क्योंकि दुनिया का हर सिग्नल फोरियर के मुताबिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है। अब दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, जो इसमें से एक की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो, एक की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो, उन दोनों को ऐड करें तो कोसाइन बनता है। तो कोसाइन में दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स होते हैं। आइए ये होते हैं, एक की फ्रीक्वेंसी देखिए प्लस ओमेगा नॉट है, और एक की फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा नॉट है, और हाफ अगर कॉमन ले लें तो ये है ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। ओके, इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए टर्म बाई टर्म हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। अब हमें फार्मूला नहीं अप्लाई करना। एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स ऑफ जे ओमेगा। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये स्मॉल लेटर, सॉरी टाइम डोमेन में ये स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है एक्स, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर कैपिटल एक्स हो जाएगा। टी के बजाय ये टाइम डोमेन था तो अब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन। और हमें याद है कि फोरियर हम लोग निकालते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पर, आई मीन इमेजनरी फ्रीक्वेंसी पर, नॉट कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, ये इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो जवाब आएगा पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर, ये कैसे आया? तो ये आया ऐसे, क्या आपको याद है एग्जाम, वो सॉरी पिछले सेमेस्टर में सिग्नल, सॉरी कौन सा सिग्नल था, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म, जो आपने कोर्स पढ़ा था उसमें
लेप्लास अगर पढ़ा था तो उसका टेबल होता है, वैसे तो पढ़ा आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म भी था, तो उसके टेबल से वास्ता वहां पढ़ा था। अगर नहीं तो अब हमारा वास्ता पढ़ने वाला है, क्योंकि अब हम फार्मूला अप्लाई करने के बजाय जरा जिंदगी आसान बनाएंगे ना, जब टेबल्स अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को जब हम टेबल में देखते हैं, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वो आता है पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे टेबल के मुताबिक क्या आएगा। इसको जरा प्लॉट करें तो देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसमें एक इम्पल्स है जिसका मैग्नीट्यूड पाई है एंड द लोकेशन इज ओमेगा नॉट, ये वाला, ये वाला। और एक इम्पल्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है माइनस ओमेगा नॉट, यानी उसकी एग्जिस्टेंस है माइनस ओमेगा नॉट पर, वो ये रहा, और उसका मैग्नीट्यूड पाई है। तो ये देखिए, ये जो आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को ज्यादा अच्छे अल्फाज में अगर हम कहें तो ये उसका स्पेक्ट्रम है। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा, और ये एग्जांपल जरा दो कर लेना क्योंकि फायदा होगा। इसमें इन दोनों एग्जांपल्स में मल्टीपल साइन और कोसाइन से कंपोज किया हुआ कुछ रैंडम सिग्नल है, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने को कहा गया। और ये दो दो एग्जांपल्स ऐसी हैं जिस किस्म का सवाल हम देते हैं, हमसे मुराद मैं और सर्कल आएगा, तो इसको तरह देखते रखिए। ये है वो टेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स का जिसकी हमें क्विकली जरूरत पड़ती है, और एग्जाम में अगर हम कोई ऐसा सिग्नल देते हैं जिसमें टेबल की जरूरत पड़े, तो फिर हमें ये सवाल, ये जो टेबल है 4.2, ये साथ में देना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं हम लोग, कि हम कहते हैं कि यार इसमें से कुछ काम की चीजें आप लोग रट लें, जबानी याद कर लें, और वो बहुत छोटे छोटे से 6 पेयर्स हैं, सिर्फ 6। इन ये इसमें बहुत सारे वो हैं सिग्नल्स हैं, इनमें से 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक है एक्स ऑफ टी, यानी सिग्नल हो डेल्टा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको नजर आएगा, ये रहा डेल्टा सिग्नल। तो डेल्टा सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1, ये याद कर लीजिएगा। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1, वो यहाँ कहीं था, ये रहा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है एक इम्पल्स, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 2 पाई। इसको याद करना है आपने, याद रखना है, आई मीन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट, तो यही कहीं था, ये रहा देखिए, बहुत इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉप पर सर फहरिस्त है तकरीबन। और इसका ये रहा 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये पिछले पेज पर जब भी हम लोगों ने काम किया है वो यही था, है ना। और चौथा पेयर है साइन ओमेगा, वो साइन ये रहा, और पांचवा है कोसाइन, इसके ऊपर ही इसके पास ही मौजूद है। और छठा है ये वाला जिसमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, लेकिन वो स्टार्ट ओरिजिन से हो रहा है, वो यहाँ कहीं है, ये रहा ई रेस टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा। ये सिर्फ 6 पेयर मैं आपसे कहता हूँ कि जरा इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इसको आप इस कोर्स में भी, सिग्नल एंड सिस्टम में भी यूज करेंगे इन 6 को, और इन्हीं का काम आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी बहुत ज्यादा पेश आएगा। तो ये 6 अगर ये आप याद कर लेंगे तो मेरी आसानी ये होगी कि मुझे ये टेबल नहीं देना पड़ेगा, और एक पेज हमारा बच जाएगा एग्जामिनेशन पेपर का। फाइनल में इस तरह का अगर हम कोई फंक्शन देते हैं, इन 6 में से कोई फंक्शन देते हैं, तो फिर हम ये टेबल देने के मजाज नहीं होंगे, यानी कि ये टेबल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको याद होगा। और अगर इनके अलावा हमने कोई और फंक्शन दिया तो फिर हमें टेबल देना पड़ेगा, तो हम टेबल नहीं देना चाहते, इसलिए हम कहते हैं कि हमसे मुराद मैं और सर कला एस जी, हम कहते हैं कि यार ये 6 पेयर्स याद कर लें, इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म याद कर लें इस टेबल के मुताबिक, तो टेबल वेबल से आपको भी छुटकारा मिल जाएगा और हम भी बच जाएंगे। तो एंड रिमेंबर दिस, तो इन 6 को जरा इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिएगा फार्मूले से, और उनको याद करना है, फार्मूले से भी निकालिएगा और इस टेबल से वेरीफाई कर लीजिएगा। कुछ से सिग्नल के स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं हम, जैसे कि ये एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये मेरा तुम्हारा किसी का वॉइस सिग्नल हो सकता है, इसमें लो फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स हैं, यानी इसमें हमें नजर आ रहा है कि जो चेंजेस है वो बहुत स्लो हैं एज कम्पेयर टू दिस। जब स्लो है तो इसका मतलब है कि इसमें लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये देखिए, जब इसका स्पेक्ट्रम निकालिएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में,
तो ये इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी यानी जीरो के आसपास की कंपोनेंट है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनके एम्पलीट्यूड कम होते होते खत्म हो गए। 130 हर्ट्ज तक के कंपोनेंट हैं और इसके अंदर मजीद इससे आगे की फ्रीक्वेंसीज नहीं। लेकिन जब इसके कंपैरिजन से आप इस सिग्नल को देखते हैं तो इसमें क्योंकि जो वेरिएशन है बहुत करीब करीब है, इसका मतलब है कि जो इसमें फ्रीक्वेंसी कंटेंट है वो हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट ज़्यादा है। तो देखो इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी जीरो के आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत कम है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कंटेंट के मैग्नीट्यूड बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हो सकता है मेरी आवाज़ हो, ये हो सकता है लता की आवाज़ हो। वेरी ब्यूटीफुल साउंड शी हैज, है ना। तो खैर ये एक म्यूजिक की आवाज हो सकती है, गाना हो सकता है कोई जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, तो उसका स्पेक्ट्रम निकालिएगा। तो उसमें जीरो फ्रीक्वेंसीज के आसपास जो है वो कम, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट ज्यादा नजर आएंगे। और ये एक बड़ा अच्छा रेगुलर सा खूबसूरत सा सिग्नल नजर आ रहा है, ये कहलाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसमें ये जो लिफाफा है ना, ये जो इन्वेलप है, जो इसकी मैग्नीट्यूड की वेरिएशन है, ये असल में एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको हमने सवार करवा दिया हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जब इसका स्पेक्ट्रम देखिएगा तो यूं आता है कि ये जो स्पेक्ट्रम ओरिजिन पर जैसे ये है, ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसको जब हमने हाई फ्रीक्वेंसी पर सवार करवा दिया तो अब इसका स्पेक्ट्रम जीरो से उठकर जो यहाँ होना चाहिए था वो अब शिफ्ट हो गया है। ये अभी आप लोग इसकी फिक्र ना करें, जब कम्युनिकेशन सिस्टम में तो आपने सारा काम यही करना है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पकड़ के उसको बैठाना है हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर के ऊपर, ताकि वो दूर तक ट्रेवल कर सके। और आज थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज में इसी के मुतालिक। तो ये कुछ सवालात हैं, इसमें से कर लीजिएगा। 4.1 से लेकर 4.5 तक हमारी टेक्स्ट बुक के सवालात हैं, और ये शाम सीरीज में चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 231 से ऑनवर्ड्स कुछ सवालात जो कर सकते हो कर लेना, अपना ही फायदा होगा। और कम से कम ये 5 सवाल जो हैं 4.1 से लेकर 4.5 तक, इनमें से जितने कर सकते हैं उतने ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर कोई सवाल ना हो तो सर को बस MS टीम पर बता दीजिए कि सर ये वाला सवाल हमसे नहीं हो रहा, तो पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में। अच्छा, यहाँ तक भी अगर बात हो गई थी तो ठीक है, ये वाला काम ज़रा ज़रूरी है, फिर याद दिला दूँ। टेबल 4.2 के ये 6 पेयर्स आपने याद करने हैं, याद रखने हैं। बहुत आसान आसान से फंक्शन और डेल्टा सिग्नल हो, डेल्टा सिग्नल ये रहा, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 1 आता है, कांस्टेंट होता है। फिर अगर 1 हो जैसे कि यहाँ है तो उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखो डेल्टा है जिसका मैग्नीट्यूड 2 पाई है। अब ये अच्छा हाँ 2 पाई की बात हो जाए, देखो हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी में आमतौर पर डील करते हैं वो कहलाती है हर्ट्ज, है ना। हम लोग यही कहते हैं ना 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज। लेकिन अभी हम लोग किस फ्रीक्वेंसी पर कन्वर्ट करवा रहे हैं वो है ओमेगा, यानी रेडियन पर सेकेंड वाली ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 पाई सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए, अक्सर जगहों पर आपको 2 पाई नजर आ रहा है, यहाँ 2 पाई नजर आ रहा है, यहाँ 1 पाई इधर है 1 पाई इधर है। सिमिलरली 1 पाई इज हियर, 1 पाई ये सॉरी ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 1 पाई इसके साथ है 1 पाई इसके साथ है। सिमिलरली ये 2 पाई। तो अक्सर जगहों पर आप देखेंगे 2 पाई का फिगर नजर आएगा। तो ये सिर्फ उसका बैलेंसिंग फैक्टर है, लेकिन जब आप अगले सेमेस्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे उसमें ये 2 पाई भी गायब हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त हम फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाली इस्तेमाल करेंगे, आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कॉमन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, नॉट रेडियन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग रियल इस्तेमाल करेंगे, अभी तो हम लोग जे ओमेगा यानी इमेजनरी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जरा टेबल की कुछ चीजें याद रखिए। आइए जल्दी से आज का काम आगाज करते हैं, जहां तक मैंने दूसरे सेक्शन को पहुंचा दिया, सेक्शन बी को। आप लोगों को भी आइए प्रॉपर्टीज जल्दी से खत्म करवाते हैं। तो आइए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज शॉर्टकट होते हैं कि हमें हार्ड फैक्ट्स पता होता है कि यार इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये होता है। मिसाल लेता हूँ कि अगर हमने एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रखा है और हम उस सिग्नल को टाइम डोमेन में कंप्रेस कर दें, तो क्या अब हमें नए सिग्नल का कंप्रेस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर निकालना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हमें प्रॉपर्टीज के जरिए पता होगा वो शॉर्टकट क्या होता है कि अगर हमने सिग्नल को कंप्रेस कर दिया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या अगर हमने सिग्नल को शिफ्ट किया है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके स्पेक्ट्रम पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ये हार्ड फैक्ट्स होते हैं, प्रूव्ड होते हैं, और हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है जब हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। आइए पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
हमेशा सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं, वो कहलाती है लीनियरिटी। कोई भी ट्रांसफॉर्म हो, चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, चाहे लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो, चाहे फोरियर सीरीज हो, चाहे मतलब जी ट्रांसफॉर्म हो, कोई भी ट्रांसफॉर्म हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी कंसीडर करते हैं। DTFT और DFT वगैरह जब भी आप पढ़ेंगे। खैर, अच्छा देखो, यहाँ किसी ने नोट किया कि 4.3 और 3.5 दो सेक्शंस को हम मिलाकर, तो ये चैप्टर 3.5 ये फोरियर ट्रांसफॉर्म सीरीज का है, फोर चैप्टर नंबर 4 जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। तो हम फोरियर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि पीरियोडिक सिग्नल्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, लेकिन कंटिन्यूअस सिग्नल्स का जो फोरियर डोमेन में उनका स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ, दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ, यानी ट्रांसफॉर्म की भी और फोरियर सीरीज की भी, सिर्फ नोटेशन का तो फर्क है, वो मैं भी वाजे कर देता हूँ। हमारे पास दो सिग्नल हैं, X1 और Y1। मैं जरा रुक कर पूछ लूँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर। यस सर। ठीक है। और स्क्रीन भी वाजे है, क्लियर है? जी सर। यस सर। थैंक यू। तो हमारे पास दो सिग्नल हैं, X1 ऑफ टी एंड Y1 ऑफ टी। दीज आर टू नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। जब नॉन पीरियोडिक है तो भाई हम इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल निकालते हैं, X1 का अलग, Y1 का अलग, और वो हमने निकाल रखा है। ये है फिर टाइम डोमेन सिग्नल X1, और इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल X1 कहलाएगा ऑफ j ओमेगा। इसी तरह जो Y1 है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म Y1 ऑफ j ओमेगा कैपिटल हो जाएगा, टाइम डोमेन में स्मॉल लेटर तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल। और अगर वाइस वर्सा, टाइम डोमेन में अगर कैपिटल लेटर से सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बस उसका फॉर्म बदल देंगे, यानी स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है अगर टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स को हम आपस में ऐड कर दें। देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, X1 प्लस Y1, दो सिग्नल्स को हम आपस में अगर टाइम डोमेन में ऐड करें, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दो सिग्नल्स को अगर हम टाइम डोमेन में सब्ट्रैक्ट करें, यानी दोनों को नोटेशन हमने यही शामिल करनी है, X1 माइनस Y1, दो नोटेशन और शॉर्टकट भी को और समझ दिए हमने कि अगर टाइम डोमेन में किसी सिग्नल को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, जैसे X1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया है, Y1 को बीटा से मल्टीप्लाई किया है, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका इन ऑपरेशंस का इम्पैक्ट देखते हैं। क्या, अगर हमने टाइम डोमेन में इन दोनों सिग्नल्स को ऐड किया है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एडिशन नजर आ रही है, यानी कैपिटल X1 जो इसका स्पेक्ट्रम था, कैपिटल Y1 जो इसका स्पेक्ट्रम था, ये दोनों स्पेक्ट्रम्स भी आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हमें अलग से तीसरे सिग्नल का जो इन दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा, हमें अलग से स्पेक्ट्रम निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों के जो इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम्स हैं उनको ऐड कर दें। अब अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया हो, X1 माइनस Y1 किया हो, तो स्पेक्ट्रम X1 में से स्पेक्ट्रम Y1 को निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। जो काम टाइम डोमेन में किया वही फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी होगा। तो नए सिग्नल का दोबारा से फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ी निकालने की जरूरत है। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हमारे पास दो कोसाइंस हो, अभी हमने पिछले सवाल में एक कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। अब फर्ज करते हैं, हमें ये तो पता है कि एक कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म में दो इम्पल्सेस होती हैं, एक और सिग्नल उसके अंदर कोसाइन ऐड हो जाए, यानी कोसाइन ओमेगा 1t और कोसाइन ओमेगा 2t, दो कोसाइन मिलकर एक नया सिग्नल बना रहे हैं। अब एक कोसाइन का स्पेक्ट्रम तो हमें पता है कि ओमेगा 1 पर एक फ्री इम्पल्स होगी और एक इम्पल्स होगी ओमेगा माइनस ओमेगा 1 पर। ये तो पहले वाले कोसाइन का सिर्फ जबानी जरा विजुअलाइज करो मैं क्या कर रहा हूँ। फिर दूसरा है, उसमें कोसाइन ऐड हो रहा है तो उसमें दो इम्पल्सेस होंगी, एक ओमेगा 2 पर और एक माइनस ओमेगा 2 पर, दोनों को ऐड कर दो। इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम में दो दो इम्पल्सेस आ गई ना, बस उन दोनों को ऐड कर दीजिए। अच्छा, मजीद ये, इस सिग्नल को अगर हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रम भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता नजर आएगा। ये जस्ट एम्पलीफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, हमने सिग्नल को बढ़ा दिया 2 गुना, तो उसका स्पेक्ट्रम भी मैग्नीट्यूड में 2 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो सिग्नल था उसको अगर बीटा से मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट से, तो उसका स्पेक्ट्रम भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि आपको तीसरे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है, उनके जो इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम्स निकाले हुए हैं बस उनको
उसी तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, जो काम आपने यहाँ टाइम डोमेन में किया था। ये तो हम क्या कर रहे हैं, जे ओमेगा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है नॉन पीरियोडिक सिग्नल से फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब ये दो सिग्नल्स ये पीरियोडिक होते, सिमिलरली x2 और y2 ये पीरियोडिक सिग्नल्स होते अगर, तो हमें x2 के लिए मिलता एक कोफिशिएंट, x2 के लिए हम निकालते कोफिशिएंट, क्योंकि पीरियोडिक है तो हम कोफिशिएंट्स निकालते, ए के निकालते, उसके लिए फर्ज करते हैं ए के मिलता। दूसरा सिग्नल भी पीरियोडिक है y2, उसका जब हम फोरियर सीरीज निकालते तो उसके लिए जो कोफिशिएंट मिलता डिफरेंट कर लेते हैं, नाम तब्दील कर लेते हैं, तो ए के बजाय उसको बी के कर लेते हैं। इसके कोफिशिएंट्स ये रहे, इसके कोफिशिएंट्स ये रहे। अब अगर टाइम डोमेन में ये दो पीरियोडिक सिग्नल्स आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो बिल्कुल जैसी ये वाली इक्वेशन थी वैसे ही टाइम डोमेन में ये दोनों स्पेक्ट्रम, अगर ये दोनों सिग्नल्स अगर ऐड होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई टाइम डोमेन में किया हो पीरियोडिक सिग्नल को, तो उसका स्पेक्ट्रम यानी उनके कोफिशिएंट भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसी तरह कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये फोरियर सीरीज का फार्मूला था। अब होता यह है कि अगर हम पूछते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो आप लोग ये दोनों चीजें एक साथ दिखा देते हैं, लेकिन लीनियरिटी अगर मैं पूछूंगा भी तो हो सकता है कि पूछूं फोरियर सीरीज के लिए बता दीजिए, तो जब फोरियर सीरीज के लिए पूछा होगा तो सिर्फ इतना वाला पार्ट लिखेंगे कि अगर ये है x2 एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये ऊपर बता दें कि x2 और y2 जो है वो पीरियोडिक सिग्नल थे, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि इसका स्पेक्ट्रम होगा ए के, इसका स्पेक्ट्रम कोई दूसरा कोफिशिएंट बी के है। अब टाइम डोमेन में अगर इनको ऐड किया तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो सिर्फ इतना पार्ट लिखिएगा। होता क्या है, आपके सीनियर दोनों पेल लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी फोरियर सीरीज का भी, तो जो पूछा गया उसे उतना लिखिएगा, अपना टाइम क्यों ज़ाया करते हैं, है ना। तो एग्जाम में तो एक एक लम्हा कीमती होता है। अब अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपसे कहा गया, स्टेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है ना, फोरियर सीरीज के बारे में तो पूछा ही नहीं है, तो टाइम कंसीडर कीजिएगा, आपका बहुत कीमती है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब ये है कि टाइम डोमेन में किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम आपने निकाल रखा हो और अब उसको टाइम डोमेन में आपने शिफ्ट किया हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में हो सकता है अगर हमने शिफ्ट किया हो टाइम डोमेन में, उसका इम्पैक्ट क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तो हम लोग प्रूफ भी करेंगे। लेट एक्स ऑफ टी इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो हम इस एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म उसी तरह निकाल लें। ठीक है, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे हो जाएगा। अब अगर टाइम डोमेन में हमने सिग्नल को शिफ्ट किया है, इस सिग्नल को टी माइनस टी नॉट कर दिया, टी नॉट के ऊपर शिफ्ट कर दिया सिग्नल को, जो पहले जहां भी था उसको हमने मजीद टी नॉट सेकेंड्स के बराबर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा स्पेक्ट्रम तो यही रहेगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा, यहाँ भी एक्स ऑफ जे ओमेगा है, जैसे ऊपर वाले सिग्नल में था ऐसे यहाँ भी है। तो सिग्नल को टाइम डोमेन में शिफ्ट करने पर ये हमने शिफ्ट किया, तो स्पेक्ट्रम की शक्ल तो तब्दील नहीं हुई, ये भी कैपिटल एक्स है तो ये भी कैपिटल एक्स ही है, x1 x2 x3 वगैरह, यानी डिफरेंट नहीं आ रहा, वही सेम है, लेकिन आगे भी तो कुछ है, मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। अब ये क्या है, ये आपको याद है कि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ये रिप्रेजेंट करता है फेज को, यानी हर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जो एक्स ऑफ जे ओमेगा में मौजूद होगा उसका फेज तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर फेज सबका जीरो है, तो ई की पावर जे ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो एनीथिंग रेस टू द पावर जीरो बिकम्स वन। तो यहाँ भी एक ऐसे ही एक्सपोनेंशियल मौजूद है, लेकिन उसमें टी नॉट क्योंकि जीरो है, शिफ्ट नहीं किया है हमने, तो ये फेज सबका जीरो है, हर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का फेज जीरो है। लेकिन उसी सिग्नल को जब आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया तो फेज तब्दील हो गया, जिसमें कितना तब्दील हुआ है, कांस्टेंट टी नॉट है। यानी अच्छे अल्फाज में इसको अल्फाज में लिखेंगे अभी हम लोग, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इफ अ सिग्नल इज शिफ्टेड इन टाइम डोमेन देन इट इज इक्विवेलेंट टू चेंज ऑल द फेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कंटेंट बाय टी नॉट। ये मैंने अर्ज किया था, ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें तसल्ली की बहुत ज़रूरत है कि ये वाकई ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए ज़ाहिर है प्रूफ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। और घबराएं नहीं, मैं जब से टीचिंग लाइन में हूँ यानी 2001 से, उस वक्त से लेकर आज तक आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें जो पास आउट हो गए, जो आपके सीनियर गुजरे हों यूआईटी के, सर ने यानी मैंने
कभी भी प्रूफ नहीं किया एग्जाम में, ना क्विज में, ना मिड टर्म में, ना फाइनल में। हाँ, असाइनमेंट में कभी दिया हो तो और बात है। इसलिए कि प्रूफ प्रूफ ये हमारा काम नहीं होता, ये काम इंजीनियर्स का नहीं है, ये साइंटिस्ट का है, मैथमेटिशियंस का है। उन्होंने इस तरह हमें प्रूफ करके दे दिया, हम ईमान ले आएंगे और हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे कि अच्छा सिग्नल को अगर टाइम डोमेन में शिफ्ट किया जाए तो उसका इम्पैक्ट ये होता है, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे इस प्रूफ का। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग खुद एक दफ़ा इसका प्रूफ देखना चाहेंगे। मैं एग्जाम में कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं देखिए इसको दिखा दूं कि मैथमेटिशियन उसको कैसे प्रूव करके उन्होंने हमें ये हार्ड फैक्ट बताया है। वी हैव बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करें फोरियर ट्रांसफॉर्म का, एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स ऑफ टी। सिग्नल एक्स ऑफ टी है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, और ये तो फार्मूले का हिस्सा है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, अब हम सिग्नल को अगर शिफ्ट करते हैं, इसका स्पेक्ट्रम तो ये होता है, ये रहा एक्स ऑफ टी टाइम डोमेन में सिग्नल था, तो उसका स्पेक्ट्रम ये होता है। इन दोनों का रिलेशनशिप क्यों है, टाइम डोमेन सिग्नल और फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम का रिलेशनशिप, ये इक्वेशन बताती है हमें। अब अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो इस सिग्नल को शिफ्ट करके, माफ करना, इस सिग्नल को शिफ्ट करके, तो यानी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट टाइम डोमेन में हमने इस सिग्नल को शिफ्ट किया है अगर, तो ऊपर वाले फार्मूले में हम क्या कहें कि इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमने एफ लगा दिया। जैसे लेप्लास के लिए हम लोग स्मॉल लेटर वो कैपिटल लेटर एल लिख देते हैं कि लेप्लास मान निकालना चाह रहे हैं। इसी तरह सिग्नल को हमने शिफ्ट किया तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, ये तो फार्मूले का हिस्सा था, उसको उसी तरह लिख दीजिए उसी तरह हमने लिख दिया। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें। सेकेंड ईयर में जब हमने इंट्रोड्यूस कराए गए थे हम इंटीग्रेशन से, तो उसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें से एक टेक्निक होती है सब्स्टिट्यूशन। अब हमें सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि अब हमारे पास वेरिएबल टी नहीं है, बल्कि टी माइनस टी नॉट एक नया वेरिएबल बनाएंगे हम, तो हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। देखिए टी माइनस टी नॉट को हमने एक नया वेरिएबल जेड कह दिया। अब वेरिएबल हमारे पास टी नहीं है, बल्कि टी माइनस टी नॉट है, उसको हमने एक नया वेरिएबल जेड कह दिया। इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, तो इधर डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये मर जाएगा, और यहाँ डी जेड हो जाएगा, ये रहा। इस इक्वेशन के दोनों तरफ जैसे हम लोग करते आए हैं सेकेंड ईयर में, याद तो होगा, भूल गया वैसे तो हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, लोग सब भूल जाते हैं। तो खैर सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि जो नया फंक्शन होता है, वेरिएबल का सेट होता है, उसको हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, हमें मिल जाएगा इसका रिलेशनशिप, क्योंकि अभी हमें ज़ाहिर है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो डी टी की जगह पर हम डी जेड कर देंगे। और इसी इक्वेशन से जरा टी की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें कहीं टी भी नजर आ रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी जेड प्लस टी नॉट, कुछ नहीं, इस टी नॉट को उधर ले जाएंगे। तो जो इक्वेशन हमने सपोज की थी, यानी टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी इज इक्वल टू डी जेड आ जाएगा, इसको रिप्लेस करने के लिए। और जहां वेरिएबल टी है, तो अब जरा रिप्लेस कर दें एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर। अब देखो इसको हमने चेंज कर दिया, टी माइनस टी नॉट को जेड कर दिया। इसी तरह यहाँ इस टी को हमने चेंज कर दिया टी प्लस टी नॉट, और इस डी टी को चेंज कर दिया, इसीलिए सर ने सबका तीनों का कलर तब्दील कर दिया कि ये चेंजेस आई हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सपोनेंशियल में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी ई की पावर माइनस जे ओमेगा जेड और ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट में हम ब्रेक कर दें, दो एक्सपोनेंशियल आ जाएंगी। विद रिस्पेक्ट टू डी जेड हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, इसमें सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, निकालो फौरन घर से इसको बाहर, यानी कि इंटीग्रल साइन से इस कांस्टेंट को निकाल दिया बाहर। ये देखिए बाकी क्या बचा, यहाँ डी जेड एक्स ऑफ जेड बचा, और ई की पावर माइनस जे ओमेगा जेड बचा, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। अब जरा ध्यान से सब लोग ये देखें कि ऊपर जो मेन फार्मूला था एक्स ऑफ जे ओमेगा, वो होता था एक्स ऑफ टी का इंटीग्रल विद दिस एक्सपोनेंशियल। यहाँ भी तो ऐसे ही है, इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ जी, सिर्फ फर्क है वेरिएबल का, वहाँ टी था यहाँ जेड है, तो कोई बात नहीं। यहाँ एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी था, यहाँ ई की पावर माइनस जे ओमेगा जेड है, वहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी था, यहाँ डी जेड है विद रिस्पेक्ट टू जेड है। इसका मतलब है ये पूरा पार्ट जो है वो वही है, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये तो पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। सिग्नल क्या है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर है, और वो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एक्स ऑफ जे ओमेगा ही लिख सकते हैं ये, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रल को हम लोग कह रहे हैं एक्स ऑफ जे। अब देखो ना, अल्फा हो, बीटा हो, गैमा हो, ईटा, जीटा, वीटा, थीटा, कुछ भी हो, हमने जेड ले लिया है। तो इंटीग्रल का फॉर्मेट तो नहीं बदला, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सिग्नल सिर्फ एक्स ऑफ टी था, टी वेरिएबल था, अब वेरिएबल जेड है। इसी एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई किया है, विद रिस्पेक्ट टू टी था, यहाँ भी जेड है। इसका मतलब है जनाब ये इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, तो इसको तो हम एक्स ऑफ जे ओमेगा कह सकते हैं। और ये स्पेक्ट्रम इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब है ये तो हमने एक्स ऑफ जे ओमेगा कह दिया, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। और यही तो हम प्रूव करने चले थे भाई। ये देखिए, इसका मतलब है शिफ्टेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम यानी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये जो शिफ्टेड सिग्नल था ये ऊपर यहाँ देख लीजिए, इसका स्पेक्ट्रम निकालने जा रहे हैं। तो ये आता है कि जो अनशिफ्टेड का स्पेक्ट्रम है मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर जे ओमेगा नॉट, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हम लोग प्रूफ करने जा रहे थे और ये प्रूफ हो गया। प्रूफ में कभी पूछता नहीं हूँ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट था कि ये बुक में बहरहाल दिया हुआ है, सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ दिए हुए हैं। इसका प्रूफ बहुत जरूरी था आपकी नजरों के सामने से गुजरना, लेकिन मैं कभी नहीं पूछता प्रूफ, इसलिए बेहतर हो जाए। ये कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। और इसी तरह देखिए, जब हम किसी कांस्टेंट इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अब हम इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इसका मतलब है अनशिफ्टेड स्पेक्ट्रम का फेज स्पेक्ट्रम, अनशिफ्टेड सिग्नल का फेज स्पेक्ट्रम सेम रहता है। और सिर्फ तब्दील क्या होता है, उसका एंगल यानी कि फेज एंगल तब्दील होता है। तो अनशिफ्टेड सिग्नल का अगर फेज एंगल एक्स ऑफ जे ओमेगा नॉट था का फेज था, उसमें जो है फर्क आ जाएगा ओमेगा टी नॉट। और टी नॉट क्या है, कितना हमने सिग्नल को टाइम डोमेन में शिफ्ट किया है। बहरहाल हमें पता है, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि फेज की तब्दीली से हमारे एल सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक पर क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम इनवेरिएंट है ना। तो अगर हम टाइम डोमेन में शिफ्ट भी करें अगर, तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। इसलिए हम लीस्ट बॉदर करते हैं चेंज ऑफ फेज को। सिमिलरली फॉर पीरियोडिक सिग्नल, अब सिग्नल अगर पीरियोडिक हो तो y ऑफ टी इज अ पीरियोडिक सिग्नल, तो हमें मिलेंगे उसके कोफिशिएंट। अब टाइम डोमेन में इस पीरियोडिक सिग्नल को अगर हमने शिफ्ट किया हो y ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो ये जो कोफिशिएंट थे ये उसी तरह कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि टी नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर आप एक नज़र ध्यान से इस फार्मूले को देखें तो के ओमेगा नॉट लिखा हुआ है, वेयर ओमेगा नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। यानी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, तो फिर 2 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज, -1 किलो हर्ट्ज, -2 किलो हर्ट्ज, और वो सारे हार्मोनिक्स इसके अंदर मौजूद होंगे। कुछ नहीं, ओमेगा नॉट को सिर्फ यहाँ ब्रेक कर दिया 2 पाई ओवर टी नॉट से। बुक में किया हुआ था तो मैंने, वरना यही जवाब तो introduces a linear phase shift directly proportional to T नॉट। तो T नॉट के बराबर एक फेज तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये रहा हमारा कांस्टेंट T नॉट, जितना हमने टाइम डोमेन में सेकंड को शिफ्ट किया है। तो जितना शिफ्ट करते जाएंगे उतना फेज भी तब्दील होता जाएगा हर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का। ये दो एग्जांपल्स हमने पिछली लेक्चर में की थी, 4.2a और 4.2b। याद कीजिए, 4.2a एक इम्पल्स थी जो ओरिजिन पर थी, और इसके अंदर बी के अंदर भी एक इम्पल्स थी, लेकिन वो शिफ्टेड थी टॉ के ऊपर। तो पिछले लेक्चर में ये तो खैर मैंने पुरानी नोटेशन यूज की, कॉपी पेस्ट की वजह से अब तक इसी लेक्चर के अंदर हमने ये दोनों एग्जांपल्स की थी, उनको जरा देख लीजिएगा। और उसमें हुआ क्या था, उसमें था कि, बल्कि मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिए 4.2a ये सवाल था, ये रहा। ये एक इम्पल्स है, ओरिजिन पर है, इसका स्पेक्ट्रम आया था 1, और जब इसी इम्पल्स को हमने टाउ के बराबर शिफ्ट कर दिया था, तो इसका स्पेक्ट्रम भी 1 आया था, मैग्नीट्यूड सेम था। लेकिन क्या हुआ था, इस एक्सपोनेंशियल की वजह से उनका फेस तब्दील हो गया था। यही बात हम लोगों ने यहाँ अल्फाज में कही थी। और अब हम इन्हीं को ज़रा आपके लिए छोड़ते हैं कि इसको ज़रा देख लीजिएगा, और आते हैं नए काम की तरफ, यानी नई प्रॉपर्टी की तरफ। ये हो गया। तो 4.2a और 4.2b को ज़रा फिर एक दफ़ा बुक में देख लेना, और कुछ सवालात आपके लिए देता जा रहा हूँ 3.1 और 3.6 से
दो सवाल आते हैं पिछले चैप्टर के, यानी कि फोरियर सीरीज के सवाल आते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके डायरेक्टली आंसर निकाला, इनको देख लेना। फायदे में रहोगे, नहीं देखोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा नुकसान थोड़ी करोगे, सर का नुकसान थोड़ी। सर ने तो ये चीज़ें देख ली हैं 3.1 और 3.6, इनको ज़रा प्लीज देख लेना। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज। अब हम टाइम डोमेन में सिग्नल को हमने अभी पिछली प्रॉपर्टी में टाइम डोमेन में शिफ्ट किया था, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हमारे पास कोई एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, मेरा आपका किसी का वॉइस सिग्नल हो सकता है, उसका स्पेक्ट्रम निकालें। स्मॉल लेटर है तो ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। नोटेशन की बात करें, मैथमेटिकल नोटेशन की, तो सिग्नल भी है, उसका स्पेक्ट्रम भी हमें पता है। अब हम जरा उल्टा पढ़ेंगे इसको, उल्टा इस तरफ से पढ़ेंगे कि अगर इस स्पेक्ट्रम को शिफ्ट करना हो ओमेगा नॉट पर, पहले था एक्स ऑफ जे ओमेगा, अब एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी पूरे स्पेक्ट्रम को उठाकर हम शिफ्ट करना चाहते हैं किसी नई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर। तो ये कहता है कि ये इक्विवेलेंट है कि आप टाइम डोमेन में सिग्नल एक्स ऑफ टी को इस सिग्नल को इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें। देखो सिमिलैरिटी कितनी है पिछली वाली प्रॉपर्टी से, पिछले पेज पर जा रहा हूँ। हाँ, सिमिलैरिटी क्या है, ओहो ज्यादा पीछे लगे। ये टाइम डोमेन में अगर हमने सिग्नल को शिफ्ट किया था तो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम को ऐसे ही एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया था, बट वहाँ फ्रीक्वेंसी नेगेटिव थी, माइनस ओमेगा नॉट था। और अब अगर हम टाइम डोमेन में के बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि ये अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो टाइम डोमेन में सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सपोनेंशियल से, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है। आपके सीनियर्स तो काम हो गया तो ठीक है, बहुत आ रही है। ई की पावर प्लस जे ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सिग्नल के स्पेक्ट्रम को शिफ्ट कर दें किसी नई फ्रीक्वेंसी पर। अब आप कहेंगे कि ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो मैं बहुत आसान से एग्जांपल दूँ। आपके घरों में केबल टीवी लगा हुआ है, हर चैनल जो आप व्यू करते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो एक नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्टेड है। जब अनशिफ्टेड होता है तो वो तो ओरिजिन पर होता है, बेस बैंड पर होता है, ज़ीरो के अलॉन्ग होता है। लेकिन अब हमने एक ही वायर के ऊपर, एक ही केबल के ऊपर 200 चैनल्स हमने इंटीग्रेट करने हैं, समूह देने हैं। तो क्या करेंगे, हर चैनल को एक नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर देंगे ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो। तो नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करने का क्या मतलब है, ये मतलब है जो आपके सामने है, स्पेक्ट्रम को शिफ्ट कर दें। तो फिर हम ये काम करते हैं टाइम डोमेन में, उस चैनल के सिग्नल को हम इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत आसान एग्जांपल थी कि हमें उस बाज़ औक़ात स्पेक्ट्रम को भी नई जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इफ द स्पेक्ट्रम इज शिफ्टेड अहेड टू अ हायर फ्रीक्वेंसी देन इट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये जो फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को हम जब आगे शिफ्ट करते हैं वो प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है, जो तुम लोग अगले सेमेस्टर के कोर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम में बेहिसाब पढ़ोगे। बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो फेज मॉड्यूलेशन, फिर इसी तरह डिजिटल मॉड्यूलेशन होती हैं बहुत सारी, पल्स मॉड्यूलेशन, पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, बहुत सारी। तो खैर ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है कि जब हम किसी स्पेक्ट्रम को शिफ्ट करें हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो ये वाइवा का सवाल होता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता है जनाब, इट इज द प्रोसेस टू शिफ्ट दिस सिग्नल स्पेक्ट्रम ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए करना क्या होगा, ये प्रॉपर्टी बताती है कि भाई अगर तुमने स्पेक्ट्रम को शिफ्ट करना है तो टाइम डोमेन में इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मजीद ये कि जनाब ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ये मॉड्यूलेशन थ्योरम भी कहलाती है। तो इसको हम लोग मॉड्यूलेशन थ्योरम भी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो कभी अगर मॉड्यूलेशन थ्योरम कोई पूछ ले कि यार ये मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होती है, मुझे कहीं मिल नहीं रही है, आप कह दीजिएगा जाओ फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख लो, वही मॉड्यूलेशन थ्योरम है। या एग्जाम में अगर सवाल आता है स्टेट मॉड्यूलेशन थ्योरम, तो असल में कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहे हैं आपसे, आपसे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही पूछ रहे हैं। ये उसका इस डिस्क्रिप्शन है। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दी स्पेक्ट्रम इस शिफ्ट करने को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और मॉड्यूलेशन थ्योरम जो है वही फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो खैर काम की बात करते हैं। ये वर्ड्स में ये रही डिस्क्रिप्शन, ये रही, इफ द स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल एक्स ऑफ जे ओमेगा, यानी कि ये
इज टू बी शिफ्टेड टू एट अ हायर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इस स्पेक्ट्रम को हम हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर शिफ्ट करना चाहें तो देन द सिग्नल एक्स ऑफ टी शुड बी मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ई की पावर प्लस जे ओमेगा नॉट। तो इसको अगर हम अल्फाज में लिखते हैं इस लाइन को, इन दोनों लाइंस को, तो वो ये कि अगर इसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट करना हो ओमेगा नॉट पर तो टाइम डोमेन में इस सिग्नल को इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस अल्फाज में इसको लिखेंगे और एग्जाम वो इक्वेशन की फॉर्म में यूँ लिखेंगे। यानी अब हमें चाहिए मल्टीप्लायर, एक हार्डवेयर चाहिए जो दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करे। किन दो सिग्नल्स को? एक तो एक्स ऑफ टी को और दूसरे इस एक्सपोनेंशियल को। ये हमने जनरेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट होगा कि जो सिग्नल का स्पेक्ट्रम, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर। यानी हमने सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया। मॉड्यूलेट करना इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। अब ये सिग्नल बहरहाल एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, कहाँ से आएगा इसके जवाब आपको मिलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। अगले सेमेस्टर में मुझसे पढ़ोगे या सर जवाब से या सर रजा जाफरी साहब से, वो बताएंगे कि यानी हम तीनों में से कोई आपको बताएगा कि ये सिग्नल कहाँ से लाएंगे। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये हमारी दुनिया में अकेला नहीं पाया जाता, ये जनरेट आप कर ही नहीं सकते इस सिग्नल को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। और हमारी दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं ये कॉम्प्लेक्स दुनिया नहीं है भाई, ये रियल दुनिया है। तो इसमें रियल सिग्नल्स तो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स नहीं होते। तो फिर ये कहाँ से लाएंगे बाद में बताएंगे आपको। कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज के केस में जब ये सिग्नल पीरियोडिक होगा तो उसी तरह इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे सारे सिग्नल्स जो हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होते जाएंगे। अब इसमें एम क्या है? एम वही जो इंटीग्रल मल्टीपल्स को हम लोग वहाँ स्मॉल एन से या के से लिखते थे, अब नया नोटेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इंटीजर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो एक तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और फिर सारे उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। पर ये कोई अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आओ जल्दी से काम की बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, उसकी एप्लीकेशन यहाँ नजर आती है जब आप सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हैं। एक मेथड है सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करने का। इसी तरह फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने का एक मेथड एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एक फेज मॉड्यूलेशन है। हम अभी एएम की बात कर रहे हैं। सबसे आसान मॉड्यूलेशन की टेक्निक यही होती है, एएम की, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको हम न्यूमेरिकल से देख रहे हैं। एक सॉल्व एग्जांपल है 4.21 आपकी टेक्स्ट बुक में। वो कहता है उसमें एक सिग्नल एक्स ऑफ टी आपके पास है, कैसा भी सिग्नल है हमें नहीं पता, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम हमें मालूम है, एस ऑफ जे ओमेगा। देखो एस ऑफ टी था तो एस ऑफ जे ओमेगा वो इस फिगर में दिया हुआ है। ये स्पेक्ट्रम है उस सिग्नल का जो टाइम डोमेन में एस ऑफ टी था, ये उसका स्पेक्ट्रम है एस ऑफ जे ओमेगा ऑन एक्सेस ओमेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा जब ग्राफ बनाए तो दोनों एक्सिस को जरूर लेवल करें। सॉरी, तो एस ऑफ जे ओमेगा ये स्पेक्ट्रम है उस सिग्नल का जो टाइम डोमेन में एस ऑफ टी था। एक और सिग्नल कंसीडर करने को कहता है 4.21 में कि एक सिग्नल है पी ऑफ टी, टाइम डोमेन सिग्नल है और वो कोसाइन है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। एक और सिग्नल है मेरे भाई आर ऑफ टी, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इस एस ऑफ टी और इस पी ऑफ टी का प्रोडक्ट है। सवाल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। सवाल ये है फाइंड एंड ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ आर ऑफ टी का जो स्पेक्ट्रम आर ऑफ जे ओमेगा होगा वो मालूम करें और उसको प्लॉट करें। हमारा सवाल ये है कि एस ऑफ टी हमें नहीं पता, टाइम डोमेन में वो सिग्नल कैसा था, तो हम लोग फार्मूला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना फिर हम इसको फार्मूले के जरिए हम लोग उसका एस ऑफ जे ओमेगा निकालते, यानी इस स्पेक्ट्रम का फार्मूला। अब देखो ये नॉन लीनियर सा सिग्नल है, इसका तो आप किसी तरह आप कहें कि सर इसको ग्राफ दिया हुआ है, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे मेरी बात, मेरे बच्चा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं कर सकते। लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइंस होती तो चलो हम लोग कर भी लेते, 2 पॉइंट फार्मूला लगा लेते या लीनियर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा लेते। ये तो एक नॉन लीनियर सा अजीब सा सिग्नल है, तो इसका तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल का हमें दिया हुआ नहीं है। हमसे कहते हैं कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, तो थोड़ा सा अब चक्कर चलाते हैं। चक्कर क्या चलाते हैं कि ठीक है आर ऑफ टी क्या है, वो पी ऑफ टी और एस ऑफ टी का मजमूआ है, जबकि एस ऑफ जे ओमेगा हमें इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम पता है। क्योंकि स्पेक्ट्रम ही निकालने को कह रहे हैं तो हम इसका मतलब है कि टाइम डोमेन में ये सिग्नल कैसा है इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? आओ देखते हैं। वी हैव
ये रिलेशनशिप हमारे पास है कि टी ऑफ टी और एस ऑफ टी का प्रोडक्ट है आर ऑफ टी। आर ऑफ टी इज द प्रोडक्ट ऑफ एस ऑफ टी एंड टी ऑफ टी। पी ऑफ टी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, इसको रिप्लेस कर दें कि भाई वो एक गरीब सा कोसाइन है, ओमेगा नॉट का कोसाइन। पी ऑफ टी को हमने रिप्लेस कर दिया। इसके अंदर आपको पता है ईलर्स भाई साहब कहते हैं कि इसके अंदर दो एक्सपोनेंशियल होती है, ब्रेक कर लें। इसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल है ओमेगा नॉट की, एक एक्सपोनेंशियल है माइनस ओमेगा नॉट की, और दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो आधा आधा कर दें। ईलर्स का फार्मूला अप्लाई किया है। ओके, ये तो उसी तरह हमें टाइम डोमेन में एस ऑफ टी कैसा है पता ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही लेके चलें। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है एस ऑफ टी इसके साथ भी और इसके साथ भी, डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में, दोनों में तकसीम कर दिया हाफ एस ऑफ टी को, एस ऑफ टी यहाँ भी आ गया, एस ऑफ टी यहाँ भी आ गया। अब प्रॉपर्टीज, सॉरी वो जो टेबल था उसको अप्लाई करना है। तो जब सोचिए, ये हम लोग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी आज ही पढ़ी हमने कि जब टाइम डोमेन में किसी सिग्नल को इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रम इस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको पीछे पे जाकर दिखाता हूँ, ये रही। जब टाइम डोमेन में किसी सिग्नल को एक्स ऑफ टी को इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्पेक्ट्रम जो ये था एक्स ऑफ जी ओमेगा वो शिफ्ट हो जाता है इस फ्रीक्वेंसी पर जो इसके आर्ग्यूमेंट में यहाँ मौजूद है। यहाँ यही तो कर रहे हैं, ये रहा। टाइम डोमेन में इस सिग्नल को हम इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है इसका जो स्पेक्ट्रम ये रहा दिया हुआ था, अनशिफ्टेड स्पेक्ट्रम हमें दिया हुआ है एस ऑफ जे ओमेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी पर। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जनाब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं, तो वर्ड बाय यानी टर्म बाय टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो ये थी कि टाइम डोमेन में किसी सिग्नल को इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करो तो स्पेक्ट्रम भाई साहब जो है वो आगे चले जाते हैं। तो लो जी, इसका स्पेक्ट्रम ये था कि इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होकर, थोड़ा सा मैं धीमे लहजे में बोल रहा हूँ माजरत के साथ, ये सिग्नल था, ये स्पेक्ट्रम था एस ऑफ जे ओमेगा, इसका जब ये मल्टीप्लाई हुआ टाइम डोमेन में इस एक्सपोनेंशियल से, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये स्पेक्ट्रम भाई साहब ये जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो शिफ्टेड स्पेक्ट्रम को यूं लिखेंगे। और इसी तरह जब हम इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी माइनस है, तो क्या होगा, ये स्पेक्ट्रम नेगेटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएंगे। जब यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। लो मेरे भाई, स्पेक्ट्रम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर भी शिफ्ट हुआ और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर भी शिफ्ट हो गया। ये स्पेक्ट्रम आ गया और इसको प्लॉट करना है, तो ये रहा स्पेक्ट्रम, इसको प्लॉट करेंगे। तो ये अनशिफ्टेड स्पेक्ट्रम था, शिफ्टेड स्पेक्ट्रम यानी ये सिग्नल अब ओमेगा नॉट पर, अभी देखो ओरिजिन पर के लॉन्ग था, अब ओमेगा नॉट पर शिफ्ट हो गया। ये उससे आगे है तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन, ये उससे पीछे है तो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन, ये वाली वैल्यू। और ये ये तो लेफ्ट ये साइड आर कैसे है? आर कैसे आया, ये इस तरह आया, पीछे जाते हैं वापस पिछले पेज पर। ये इसलिए कि जब सिग्नल था आर ऑफ टी टाइम डोमेन में, तो जब इसका फोरियर लेंगे तो वो आर ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा। तो टर्म बाई टर्म इसका हमने नोटेशन चेंज कर दिया कि जनाब ये टाइम डोमेन में आर ऑफ टी था तो यहाँ आर ऑफ जे ओमेगा हो गया, क्योंकि ये टाइम डोमेन में सिग्नल आर ऑफ टी था, तो इसका स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास जिस सिग्नल का स्पेक्ट्रम हमसे पूछा गया था यानी आर ऑफ जे ओमेगा, उसके अंदर दो शिफ्टेड स्पेक्ट्रम थे एस ऑफ जे ओमेगा, यानी ये सिग्नल एक ओमेगा नॉट पर शिफ्ट हुआ और एक ये यही स्पेक्ट्रम ये जो ओरिजिन पर था ये माइनस ओमेगा नॉट यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ये रहा। तो जब आप किसी सिग्नल को कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ उसका स्पेक्ट्रम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होता है बल्कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर भी शिफ्ट होता है। अब आपसे वो जो सवाल किया था, सवाल तो नहीं किया था, मैंने कहा था बाद में बताएंगे, तो ये सवाल था कि ये एक्सपोनेंशियल अकेला कहाँ से आएगा, ये नहीं मिलता, पूरे नेचर में कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये कहाँ मिलता है, कोसाइन के अंदर। कोसाइन के अंदर ये देखिए ये भाई साहब मौजूद हैं, लेकिन उसकी एक जुड़वा बहन या जुड़वा भाई भी मौजूद है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट। कोसाइन में एक एक्सपोनेंशियल नहीं, हमारी जरूरत ये थी ताकि ये स्पेक्ट्रम हाई फ्रीक्वेंसी पर चला जाए। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारी दुनिया में होती नहीं है ना, लेकिन इसकी वजह से इस कोसाइन में क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल भी मौजूद है तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर तो ये स्पेक्ट्रम जाएगा ही जाएगा, जैसे यहाँ गया ये रहा, लेकिन साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर भी गया। हमारी जरूरत बहरहाल ये थी।
ड्रॉ करते हुए हमने एज्यूम किया कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1, ये जो फ्रीक्वेंसी ये बहुत बड़ी है, तो ये वैल्यू इसीलिए हमने जीरो से बहुत आगे शो की, यहाँ से स्टार्ट किया है। यानी ओमेगा नॉट बहरहाल एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, ताकि वो जो नेगेटिव, अब देखो ना ओरिजिनल स्पेक्ट्रम में ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ से यहाँ तक ये सब नेगेटिव थी, लेकिन जब हमने शिफ्ट किया, मॉड्यूलेट किया, तो वो सारे ये जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं ये भी तो पॉजिटिव बन गए। यही वजह है, मॉड्यूलेशन के बाद हमें पता चलता है कि यार वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को नजरअंदाज मत करो, ये मत कहना कि यार टाइम क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो यहाँ पर ये जो स्लाइड आपके सामने है, आप सबके सामने, इसमें ऊपर जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है एस ऑफ जे ओमेगा, उसमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, दोनों तरफ इवन फंक्शन होता है। लेकिन जब हमने इसको आगे शिफ्ट किया, अब आर ऑफ जे ओमेगा में देखिए, जब हमने इसको आगे शिफ्ट किया तो वो सारा ये जो नेगेटिव पार्ट था, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो नेगेटिव पार्ट था ये भी तो पॉजिटिव हो गया। अब जीरो यहाँ है तो ये सारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज थी वो भी पॉजिटिव हो गई। अच्छा, हाफ का इम्पैक्ट, ये हाफ का इम्पैक्ट हमने यहाँ एक दफा लिख दिया a/2, इसका मैग्नीट्यूड a था, तो आधा इधर आधा इधर, यानी अगर इस सिग्नल में टोटल पावर जो थी वो 1 वॉट थी, तो 0.5 वॉट यहाँ सिग्नल पे शिफ्ट हुई, 0.5 वॉट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर भी शिफ्ट हुई। ठीक है, तो हमसे ये सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो 4 क्या था 4.21, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसी से एक तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में जब AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो आपको सर की ये बात याद आएगी कि अरे मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो सर ने हमें वहां बता दिया था सिग्नल एंड सिस्टम में, यानी स्पेक्ट्रम को हमने शिफ्ट कर लिया था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पर, ये रहा स्पेक्ट्रम और हमने शिफ्ट कर लिया पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पर। फॉर दिस वी रिक्वायर एन एक्सपोनेंशियल ऑफ e raised to the power minus j omega naught, but we cannot find that complex exponential in nature, so that we have multiplied the signal with a cosine in which we have this exponential, but as a byproduct we also have this exponential as well, so that by multiplying this with this signal, the signal has been shifted to negative frequency। ये वाला पार्ट जो है ये आया है उसी बाई प्रोडक्ट की वजह से। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब जो आपने पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसका एक फ्लेवर तो मैंने एक जायका आपको यहीं चखा दिया। जल्दी से, टाइम का क्योंकि शॉर्ट हो गया, तो डुअलिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल है एक्स ऑफ टी और आपने उसका स्पेक्ट्रम निकालना है, निकाल लिया है एक्स ऑफ जे ओमेगा, अब ये देखिए ये नोटेशन अगर आ जाए टाइम डोमेन में, ये एक्स ऑफ टी हो जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ टी, वो शेप जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में थी, वो जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम अगर टाइम डोमेन में नजर आए तो उसका स्पेक्ट्रम ये होगा जो टाइम डोमेन में ये सिग्नल था। अब ये और वो सर क्या क्या बात कह रहे हैं, तो जरा इसको मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ, बात फौरन समझ में आ जाएगी। 4.4 में हमने इसी लेक्चर में हमने इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, इस पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, और वो आया था ये सिंक। अब अगर कोई आपसे कहे कि यार ये टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन है, टाइम डोमेन में, रिमेंबर टाइम डोमेन में सिंक, ये वाला ये सिग्नल टाइम डोमेन में आ जाए, तो अब आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो इस जैसा होगा, पल्स होगी। ये डुअलिटी है। अब आप कहेंगे क्या तकलीफ है आप प्रॉपर्टी को यूज करें, तो तकलीफ मुझे ये है कि क्या कोई भी इंसान या कोई भी कंप्यूटर, इवन कोई सुपर 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 डुपर कंप्यूटर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता है? हरगिज नहीं। क्यों? आइए मैं बताता हूँ। यहाँ से लेकर -π/ओमेगा से लेकर +π/ओमेगा तक ये एक लूप है, इसके लिए आपको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग इंटीग्रेट, ये अलग इंटीग्रेशन, ये अलग इंटीग्रेशन, और इस जैसे इनफाइनाइट लूप्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, इसी तरह इनफाइनाइट लूप्स नेगेटिव डायरेक्शन में हैं। कितनी मरतबा फोरियर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। तो अगर टाइम डोमेन में हमें कोई ऐसा मनहूस सिग्नल मिल जाए तो हम कहेंगे कि इस प्रॉपर्टी का सहारा लेते हैं कि क्या कोई ऐसा सिग्नल था जिसका स्पेक्ट्रम इस जैसा हो। हाँ, तो हमें याद आया ये स्पेक्ट्रम था इस सिग्नल का। बस ड्युअलिटी का सहारा लेते हुए फौरन कहते हैं अच्छा, अगर आप इसका इम्पल्स इस सिग्नल का कौन था, सिंक,
सिंक सिग्नल का स्पेक्ट्रम में इंटरेस्टेड है तो इसकी शेप होगी ऐसी, पल्स होगी। इसमें वो तमाम फ्रीक्वेंसीज होंगी जो माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा तक की लाई जाती है। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी का आप एग्जाम अमली मुजाहरा देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो फिर आप ये भी तो कहने के हक बजानिब है कि फिर हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम में। तो बेटा जी पढ़ इसलिए रहे हैं कि आपने फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी तो आपने इसी कोर्स में पढ़े हैं। ये उसी की प्रॉपर्टीज ही तो है जिनको आपने बाद में यूज करना है। सिग्नल एंड सिस्टम में आप इंट्रोड्यूस हो गए और यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये फिगर है 4.717 और ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको जरा देख लेना 4.5 और 4.18 सॉल्व एग्जांपल्स हैं। सिर्फ एक दफा देख लेंगे आप समझ जाएंगे कि सर ने ये रेफरेंस क्यों दिया है। तो 4.5 और 4.18 इन दोनों को देख लेना। अगर हार्ड कॉपी आपके पास है तो आप अभी देख सकते हैं, वरना स्क्रीन को मिनिमाइज करके या जब हमारा लेक्चर खत्म हो जाए तो जो सॉफ्ट कॉपी है आपके पास इस टेक्स्ट बुक की उसमें ज़रा 4.5 और 4.18 सेलेक्ट तलाश करके ज़रा देख लीजिएगा, समझ जाएंगे कि सर ने उसका रेफरेंस क्यों दिया है। सर डॉक्टर तला एहसन की स्लाइड से मैंने लिया है तो इसलिए ये पूरा एक साथ अपीयर हुआ है। सर ने ये एग्जाम्पल भी कराई है, ये रही 1.1 ये रही 4.18। तो ये सर क्लास में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये सवाल बुक में देखेंगे तो आपसे कहा गया है सवाल में कि इस पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन आइडियल लो पास फिल्टर। तो मेरे भाई ये देखो ये आइडियल लो पास फिल्टर है ना, 0 से लेकर ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक का तो गेन 1 है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद से जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन पर गेन 0 है। तो हमसे कहा गया कि यार ये तो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए माफ करना इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस सिंथेसिस फार्मूला। ये सिंथेसिस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो जवाब ये आएगा। ये देखो सिर्फ 3 स्टेप दिए हैं बुक में। अब ये आंसर कहाँ से आया ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लो पास फिल्टर। जो आपने फिल्टर्स पढ़ने हैं पढ़ेंगे कल भी, कल से मुराद अगले कोर्स में अगले सेमेस्टर में यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में, और जो आप में से पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी उसमें भी ये पहला फिल्टर होता है लो पास फिल्टर। अब इसको हम कहते हैं फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई आइडियल लो पास फिल्टर हैविंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एज। ये वही सिग्नल है, वही स्पेक्ट्रम है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसको कहला रहा है। हमसे कहा गया है कि इसका टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन यानी एच ऑफ टी निकाल दें, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल दें, फाइंड दी इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जाने के लिए हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना होगा, तो हम करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था, सिंथेसिस इक्वेशन थी कि अगर टाइम डोमेन में कोई सिग्नल है, अब यार जो नाम हो वही यूज करेंगे ना, तो एच ऑफ टी ओमेगा, तो टाइम डोमेन में ये सिग्नल एच ऑफ टी हो जाएगा। 1/t कांस्टेंट था, बैलेंसिंग फैक्टर है, और इसको इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेंबर इसकी पावर पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी लिमिट्स हो जाएंगी, ये रही माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी, और इस दौरान इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट 1 है। 1 को लिखते नहीं है, लिहाजा जल्दी से इसको इंटीग्रेट करें, ये अपना इंटीग्रल होगा। पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट है वो गायब हो जाएगा। देखो इससे जे टी बचे, उससे डिवाइड कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें देखिए नीचे 2j भी मौजूद है, तो अगर हम इसको 2j को यहाँ भेज दें तो ये ब्रैकेट में क्या बन गया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है, बता दो क्या है ये ब्रैकेट के अंदर। कौन जल्दी। यूलर आइडेंटिटी। अब ये साइन फंक्शन है चल रहा, e की पावर जे थीटा माइनस e की पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2j, ये साइन है, तो साइन से रिप्लेस कर दें, है ना। बिल्कुल सही होता है, मैं कहा था हीलर्स आइडेंटिटी बताती है हमें कि इसके अंदर ये असल में कोसाइन साइन का इक्विवेलेंट है। यू आर राइट, हीलर्स आइडेंटिटी। तो बहरहाल ये वाला यहाँ पॉजिटिव होता अगर, और ये जे ना होता तो ये कोसाइन होता, लेकिन क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है और 2j से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन है, बिल्कुल हीलर्स आइडेंटिटी। और जब आप इसको ओमेगा सी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें ताकि नीचे भी ओमेगा आ जाए, क्योंकि ये ओमेगा सी टी है, टी तो मौजूद है ओमेगा सी नहीं है, तो ये बन गया सिंक।
इसको जब प्लॉट कीजिएगा तो ये सिंक की शक्ल मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवा दी थी आपको। ये देखो वही जवाब आया जो पिछले पेज पर डायरेक्टली सिर्फ 3 स्टेप्स में बुक में दे दिया है, और सर डॉक्टर तलासन ने अपनी स्लाइड में वही, ये देखिए ये सिर्फ 3, उसमें से एक तो फार्मूला ही है, सिर्फ 2 स्टेप। ये आया कैसे? ये आया इसको सिंथेसिस इक्वेशन को अप्लाई करके। और जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए इस इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आया सिंक। अब अगर टाइम डोमेन में हमें कोई ये सिग्नल ये दे दे भाई कि ये लो एच ऑफ टी, इसका जरा स्पेक्ट्रम निकाल दो, एच ऑफ जे ओमेगा निकाल दो, तो आप किसी भी तरह इसका स्पेक्ट्रम नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट लूप्स हैं। आप क्या कोई सुपर कंप्यूटर को भी ये काम दे देना तो वो भी मर जाएगा, इस तरह खांस खांस के सुपर कंप्यूटर भी मर जाएगा। यार ये क्या दे दिया तुमने, जीरो से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग इंटीग्रेट, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, और ये तादाद जो वो इन्फिनिटी तक जा रही है। 10 लाख 12 लाख 25 लाख की होती तो चलो कंप्यूटर कर लेता, लेकिन इन्फिनिटी तक जा रही है बेटा, और उसमें से हर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, डिफरेंट है। बस आज के लिए इतनी प्रॉपर्टीज काफी हैं। कितनी प्रॉपर्टीज? 4 हो गई, माफ करना, ये आपकी प्रॉपर्टी, हाँ 4 प्रॉपर्टीज हो गई, बाकी प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह अगले वीक। तो टाइम हमारे पास 37-10 मिनट रह गए, तो चलो बस आज के लिए काफ़ी है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि मुझे ये आप लोगों ने बड़ी, मुझ पर यकीन करो बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने, कि ये जो सैटरडे वाला काम आपने दिया ना, सैटरडे का टाइम आपने मुझे दे दिया है। अल्लाह के वास्ते ये स्लॉट किसी और को मत देना, किसी और टीचर को मत देना एक्स्ट्रा क्लास के लिए या क्विज वगैरह के लिए। तो इस सैटरडे यू आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट क्विज। नेक्स्ट क्विज होगा वही 2 बजे अपीयर होगा आपके पास, तो सब लोग अलर्ट रहिएगा। सैटरडे को हफ्ते के दिन 2 बजे आपका क्विज अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, और 2 घंटे के लिए होगा, तो 4 बजे, आई सॉरी 4 बजे आप तक आप उसको सबमिट कर देंगे, और अब वो क्लोज हो जाएगा। यानी 4 बजे के बाद कोई इसको सबमिट नहीं कर सकेगा। ईमेल पर भेजोगे मैं डिलीट कर दूंगा, मैसेज पर भेजोगे, चैट पर भेजोगे मैं डिलीट कर दूंगा, मैं कंसीडर नहीं करूंगा। आपको पता है बाकी जो 2 सेक्शंस हैं डॉक्टर तलासन वाले, उनको तो जो क्विज मिलता है ज़रा उनसे पूछो, उनके पास जिस वक्त अपीयर होता है सिर्फ उनको पास टोटल 10 मिनट होते हैं। 10 मिनट में ही वो सिग्नल सॉरी उसको डाउनलोड भी करते हैं, अब ज़रूरत नहीं रह गई। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से सर पहले कह टॉपिक दूं, क्या होगा? बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले मैं अर्ज कर दूं कि सैटरडे को यू शैल बी हैविंग द नेक्स्ट क्विज। अब मैं बंद करता हूँ, फिर ज़रा